नमस्कार, क्लासिक कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी स्टार्ट करेंगे और हिंदी में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। लेकिन वर्णमाला पढ़ने से पहले कुछ हिंदी की बहुत ही बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें हम जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य हिंदी, पहले तो ये तो सबको पता है, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? हिंदी भाषा की संस्कृत को, इसकी जननी संस्कृत भाषा को। संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है और संस्कृत को दो भागों में आप बांट सकते हैं, वैदिक संस्कृति और लौकिक। वैदिक संस्कृति जिसमें वेद पुराणों की रचना हुई, वेद पुराणों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत की रचना की गई। ठीक है, और रामायण महाभारत की जिसमें रचना की गई वो लौकिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत का ही आगे चल के जो सामान्य रूप या थोड़ा सा परिवर्तित रूप पाली भाषा, यहाँ से पाली भाषा के बाद में और इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप आया प्राकृत भाषा, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट। अपभ्रंश का मतलब होता है जिसका पतन हो गया हो, पतन, यानी कि संस्कृत का यहाँ पूर्ण रूप से लगभग पतन हो गया था। और तो पाली भाषा महात्मा बुद्ध के समय में ये बोली जाती थी, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में, जो जन सामान्य की भाषा कही जाती थी उस समय, उसी में उपदेश दिए थे पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, और संस्कृत का जो लगभग पूर्ण रूप से जहाँ पतन हो गया वो अपभ्रंश। और अपभ्रंश अगर ये पूछा जाए कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश। जब हिंदी भाषा का आप इतिहास पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें आप ऐसे ही जान लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई, हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। यानी कि ईरान के निवासी जब भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी का, और यहाँ की भाषा को हिंदी का, और सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान का, ठीक है, या हिंदू का। तो सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। जैसे एक तो ये कन्फ्यूजन होता है, बोली क्या है? बोली, भाषा, उपभाषा, और जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, या कहीं लिखी है राजकीय भाषा या राजकीय भाषा। तो हिंदी में से कौन सी भाषा है? क्या राष्ट्रभाषा है या राजकीय भाषा है? तो ये कन्फ्यूजन आता है, एक तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बोली, कोई भी बोली जो एक सीमित किसी परिवार तक भी हो सकती है, गांव तक हो सकती है, किसी निश्चित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है वो बोली कहलाती है। यानी कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली। जैसे मान लो ब्रज भाषा, अब ब्रज भाषा है वो एक बोली है, लेकिन ये अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगे, साहित्य की रचना की जाने लगे, तो फिर वो क्या कहलाती है? उपभाषा। तो ब्रज भाषा क्या है? उपभाषा है। ब्रज भाषा, अवधि, जब किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा
जिसे बोली कहते हैं, और उसमें अगर साहित्य की रचना होने लगे, कोई साहित्य की रचना की जा रही है, जैसे सूरदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं किसमें, ब्रजभाषा में, तो वो फिर उपभाषा कहलाती है। और जो बहुत विस्तृत बड़े क्षेत्र किसी राज्य में या पूरे देश में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। तो विस्तृत क्षेत्र में या विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, भाषा। मातृभाषा जो बच्चा शिशु जब अपने माता पिता से सीखता है, माता पिता या फिर परिवार से जो भाषा सीखता है, तो उसे कहते हैं मातृभाषा। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, राष्ट्र की भाषा, पूरे किसी देश की संवैधानिक रूप से घोषित भाषा होती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की, वहाँ की राष्ट्रभाषा उर्दू है, ठीक है, लेकिन भारत की कोई संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य की भाषा क्या होती है, जिसमें राजकाज का काम, यानी कि राजनीतिक या राजकाज का काम, राजकाज या प्रशासनिक या सरकारी काम, प्रशासनिक या कहते हैं सरकारी कार्य जिस भाषा में किया जाता है वो सारी वो क्या कहलाती है, राज्य की भाषा। तो हिंदी, वो हिंदी क्या है, राज्य की भाषा है। हिंदी राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है हिंदी को, न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो पूरे देश में तो नहीं हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है। अब तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हर साल 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस अगर पूछ लिया जाए, विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमें हर साल 10 जनवरी को, ठीक है, क्योंकि 10 जनवरी को ही 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन नागपुर में हिंदी को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा देने के लिए सम्मेलन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम, इन्होंने ही पहल की थी, शिव सागर राम गुलाम, ठीक है, जो उस समय के तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। तो शिव सागर राम गुलाम की अध्यक्षता में यूएनओ में हिंदी को एक मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिलाने के लिए या यूएनओ की राज्य की भाषा का दर्जा दिलाने के लिए नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर में 10 जनवरी 1975 को ये सम्मेलन हुआ था। और उस समय इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था, ऐसे भी पूछ सकता है कि उस समय उद्घाटन किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसलिए पूरे विश्व भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पता चलेगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ये हैं, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई या हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड,
या मौखिक रूप लिखित रूप से पूछा जाए, या फिर लिखित या मौखिक रूप से कुछ न कहा जाए और पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड है। लिखित रूप से जिसे लिखा जा सकता हो वैसी सबसे छोटी इकाई भी वर्ड है, और मुंह से बोली जा सकने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करेंगे वर्णमाला को, और वर्णमाला को आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।